तो हमारा आज का टॉपिक है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मान लीजिए आप सेंटर में एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू। तो ये है चार्ज जो मैंने सेंटर में ले लिया और एक सरफेस मुझे बनानी पड़ेगी जो इसे एनक्लोज्ड करती है। तो वो यूं करके मैं एक सरफेस यहां पे आसपास के बना देता हूं। ठीक है जी। तो अब मुझे पता है कि प्लस प्लस क्यू के आसपास की क्लोज सरफेस जिसके अबाउट मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और वो कितना आना चाहिए 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज जो कि इसके सरफेस के बीच में क्या है, एनक्लोज्ड है। ठीक है, जो सरफेस ने इस चार्ज को टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सेंटर में चार्ज रखता हूं, एक सरफेस बनाता हूं जो इसको एनक्लोज करती है 3 डायमेंशनली, और एक स्मॉल सरफेस लेता हूं जिसे बोलता हूं मैं डीएस। अब क्योंकि ये जो स्मॉल सरफेस एरिया मैंने लिया इसे मैं लेता हूं एरिया वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है और वो प्लेनर की तरह है। तो इसका जो वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगी, वो कैसे होगी, नॉर्मली होगी। तो मान लीजिए ये जो सरफेस है, स्मॉल सरफेस ली डीएस, और जो डायरेक्शन है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर के साथ। तभी मेरा टोटल एरिया वेक्टर बनता है डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस मेरा मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। तो यूं करके मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आपने स्मॉल एरिया लिया जिसमें डायरेक्शन में कैसे दिखाता हूं, यूनिट वेक्टर के साथ, और टोटल को मैं बोलूंगा ये क्या है, ये एक एरिया वेक्टर है। अब क्योंकि प्लस क्यू है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहां से आउटवर्ड की तरफ जाएगी। तो माने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहां से अगर मैं इसे पास करता हूं तो देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है जो डायरेक्शन क्या है आपके एरिया वेक्टर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूं करके यहां पे डिनोट करता हूं। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाना है ई के अलावा, तो इसे अगर मैं यूनिट वेक्टर से बताऊं तो मैं बोलूंगा ये यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए आर यूनिट वेक्टर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हमें पता फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जैसे हमने कूलम लॉ में बताया था वेक्टर फॉर्म कैसे बनानी है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा। कैसे, अगर मैं यहां पर वेक्टर बनाता हूं तो इधर वेक्टर बनाने के लिए मुझे इस मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर मैंने क्या बोला था, आप आर ले सकते हैं। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर जो इस पूरी क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। तो आपने क्या बोला, स्टार्ट कहां से किया, गॉस लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये वो कहता है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज कितना होती है 1/ε टाइम दी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ये बताना है कि भाई टोटल फ्लक्स जो कि ई डॉट डी एस है, जो मैंने इसके प्रीवियस टॉपिक आपको समझाया, फ्लक्स समझाया, तो ई डॉट डी एस जो है इंटीग्रेशन का, ये क्यू बाय एप्सिलॉन के बराबर है। अब मैं कैसे बता सकता हूं, मैंने ई की वैल्यू बता दी, इसके बराबर होती है, वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका वो कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। कैसे प्रूव करूंगा, तो मैं लेता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो मेरे पास यहां पे आ जाता है। अब इसे मैं आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे पता है ई वेक्टर, जैसे एरिया वेक्टर में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी दो चीजें, एक इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसका यूनिट वेक्टर जो कितना है आर यूनिट वेक्टर, फिर आएगा डॉट और डीएस जिसमें भी वैसा ही रहेगा, एक इसका मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो इस तरह मैं क्या करूंगा, जो कांस्टेंट टर्म्स है, जो ये कांस्टेंट जो ये चीजें हैं, जो मैग्नीट्यूड है, उनको मैं बाहर निकालता हूं और मेरे पास आता है ई और डीएस, मेरे पास बाहर आता है, और साथ में मेरे पास बचता है आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है दोनों के दोनों, और डॉट का मतलब क्या रहता है कि कॉस ऑफ थीटा। मतलब हमें पता है ए डॉट बी जब भी वेक्टर होते हैं तो उसका मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आता है कॉस ऑफ थीटा बिटवीन बोथ। यहां पे क्या है आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो आर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में कॉस ऑफ, हम देख रहे हैं आर और एन दोनों के बीच में एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 × 1 × cos 0 इज 1। इसका मतलब मेरे पास आर यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर दोनों का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या आएगा,
1 आएगा। तो क्यों ना मैं सब्स्टिट्यूट करूं जो मैंने पहले लेट किया था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो मैंने लिया था, मेरे पास बचेगा सिर्फ ई और ds। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है उसकी आप वैल्यू भर के देखिए। मेरे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा, डायरेक्शन नहीं लूंगा यहाँ पे, और साथ में ds, जिसमें मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालूंगा। 1/4πε0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये मेरे पास आता है। अब आप देखें जो इंटीग्रेशन और ds, इसका मतलब रहता है कि जितने भी आपकी एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, ये सभी के सभी एलिमेंट्स को आप इंटीग्रेट करें, जोड़ दें, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आएगा। तो हम सबको पता, अगर मैं इसे वापिस से लिखूं क्यू बाय आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला आता है 4πr स्क्वायर। आर क्यों? क्योंकि यहां पे रेडियस मेरे पास आर है। तो 4πr स्क्वायर, मैं देखता हूं 4π कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और मेरे पास बचता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट हैंड साइड, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपने प्रूव किया देयरफॉर कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस तरह से आप ये गॉस थ्योरम को शो कर सकते हैं।